Hello dear students, how are you? Are you fine? Students, in previous classes we have studied about light, reflection of light, types of reflection and images, types of images. Today our topic is spherical mirror. Students, do you know what is the sphere? स्फीयर आपने तो देखा ही होगा. स्फीयर गोले को कहते हैं. गोला जैसे क्रिकेट की बॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल. आजकल मार्केट में बहुत सारी शेप आपको इसे भी दिखती होगी. खरबूज, तरबूज भी कुछ आते हैं स्फीयर जैसे. तो अगर मैंने जब फुटबॉल है, फुटबॉल क्योंकि हॉलो होता है, खोखला होता है, ऐसा ही एक हॉलो स्फीयर ले लिया. खोखला स्फीयर किससे बना हो, किस मटेरियल से बना हो? शीशे से बना हो, लेड से बना हुआ. अगर ले लिया और उसको इस तरीके से काट दिया, सपोज दैट दिस इज योर स्फीयर, और उसको ऐसे काट दिया जाए तो दो हिस्से इसके हो गए. एक हिस्सा सपोज दैट हमने ले लिया, तो हिस्सा काटने के बाद कैसा आएगा? इमेजिन, क्योंकि ये तो बोर्ड पे है, ये 2D शेप दिख रही है, ये 3D शेप होगा, इसके अंदर मोटाई भी होगी, तो कैसा दिखेगा? अगर आपने इस शेप को काटा, काटने के बाद वो एक प्याली की शेप आएगी, एक कटोरी की शेप आएगी. ये प्याली की शेप, सपोज दैट ये मेरा हाथ है, ऐसे बिल्कुल शेप आएगी. जो इस तरीके से आएगा कटा हुआ स्फीयर, उसके इस पार्ट को अगर हम एक पार्ट को पेंट कर दें और एक पार्ट को छोड़ दें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दें, तो दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. बिकॉज its reflecting surface is spherical, so it is called spherical mirror. आपको पता होगा कि मिरर कहते किसे हैं? मिरर कोई ऐसा सरफेस जिसका एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो, उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिंग हो, मिरर कहते हैं. तो अगर ये शीशा है जो काट के स्फीयर से बनाया गया है, उसे एक तरफ हम पेंट कर दें तो दूसरा हिस्सा रिफ्लेक्टिंग का काम करेगा, यानी कि वहां पे लाइट पड़ेगी तो उसे रिफ्लेक्ट करेगा, ये मिरर बनेगा. बट इसका जो सरफेस है वो स्फेरिकल है, सो इट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. ओके, होता है. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. दोज मिरर्स, अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? दोज मिरर्स whose reflecting surface is spherical is called spherical mirror. सिंपल. भाई ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो, उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं. स्फेरिकल मिरर कहां से बनाया जाता है? इज कट फ्रॉम अ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास. ग्लास के हॉलो स्फीयर से बनाया जाता है, खोखले से, खोखले शीशे के गोले से काट के स्फेरिकल मिरर बनाया जाता है. अब ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. कौन कौन से? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर. कॉनकेव मिरर नाम ही सजेस्ट कर रहा है, केव. केव मतलब गुफा होता अंदर की तरफ, यानी एक ऐसा मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका इनवर्ड पोर्शन रिफ्लेक्टिंग हो. इनवर्ड मतलब कि जो अंदर का हिस्सा है, दबा हुआ हिस्सा है, अगर वो रिफ्लेक्टिंग हो, बाहर का बल्जिंग एरिया ओपेक बना दिया जाए, बल्जिंग सरफेस ओपेक बना दिया जाए, दैट इज कॉल्ड concave mirror. It means a spherical mirror whose outward or bulging surface is painted or opaque, but its inward surface is reflecting surface, and it is called concave mirror. यानी जो स्फीयर को हमने काटा, जो गोले से काटा, स्फीयर से काट करके जो हिस्सा हमने निकाला, इस तरीके से मैंने कहा प्याली जैसा, कटोरी जैसा हिस्सा, एक्चुअल में ऐसा होगा. यहां सीन पे ऐसे इस तरीके से दिख रहा है, लेकिन रियल में ऐसा होगा, कटोरी जैसा शेप हुई, थोड़ा सा दबा हुआ ऐसा शेप होगा. इसमें अगर मैंने अंदर वाले हिस्से को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया और बल्जिंग पार्ट को पेंट कर दिया, ओपेक कर दिया, इसको ओपेक का मतलब बाहर उसके आर पार ना दिखे, ओपेक कर दिया पेंट करके, बस ये पार्ट को हमने क्या कर दिया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दिया. दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर. एंड जस्ट अपोजिट ऑफ इट, if we paint in this side, it means
अंदर वाले पार्ट पे हमने पेंट कर दिया, आउटवर्ड पार्ट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहने दिया, तो दिस मिरर विल बी कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यानी कॉन्वेक्स मिरर वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसका बल्जिंग पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इनवर्ड पार्ट पेंटेड या ओपेक बनाया हुआ होता है। ओके, आप लोग समझ गए होंगे। अब एक्चुअल में हमें इस मिरर को दिखाना है, ये तो स्फेरिकल होता है, 3D शेप होती है, तो उसको इस पे कैसे दिखाया जाए, उसके लिए हम उसे स्फेरिकल शेप देते हुए इसमें जो बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। सपोज दैट अगर ऐसे बनाया, स्फेरिकल शेप दिख रही, जिस साइड में हमने पेंट किया है, इस साइड में हमने पेंट किया है बल्जिंग पार्ट में, कॉन्केव मिरर में क्या किया जाता है, बल्जिंग पार्ट, उभरे हुए, बल्जिंग मींस उभरा हुआ, उभरे हुए पार्ट में पेंट किया, ओपेक बनाया है, उसे इस तरीके से डॉट 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 ऐसे करके बना दिया जाता है। और जिसपे ये नहीं बना, इस साइड का पार्ट, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ओके, और ये इसका क्या है, पेंटेड ओपेक पार्ट कह सकते हैं, ओपेक पार्ट, ओपेक सरफेस। इसे हम कॉन्केव मिरर कहते हैं। कौन सा मिरर कहते हैं, कॉन्केव मिरर। बहुत ही अच्छी तरीके से देखते जाइएगा कि कॉन्केव मिरर, थोड़ा सा नाम से भी पता चलता है, केव यहां आ गया समझने के लिए, यानी कि जो अंदर का हिस्सा, दबा हुआ हिस्सा जिसका रिफ्लेक्टिंग हो, यानी यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट होंगी, तो दिस मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बट बल्जिंग पार्ट ओपेक हो। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि सर इसको भी रिफ्लेक्टिंग बना दिया जाए, इधर वाले को रिफ्लेक्टिंग, ऐसा कैसे हो सकता है। रिफ्लेक्शन तभी होगा जब यहां से टकरा के लाइट वापस जाएगी। अगर ये ओपन हो, अगर ये ओपन हो जाए, यानी कि इसको पेंट ना किया जाए, ओपेक ना बनाया जाए, तो ये जो मटेरियल है ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, ग्लास मटेरियल इज ट्रांसपेरेंट, सो जो लाइट रे यहां आएगी वो उधर चली जाएगी। और अगर ग्लास बहुत मोटा होगा तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा, जो आगे आप पढ़ेंगे, बट इसे रिफ्लेक्शन कराने के लिए बनाना है, मिरर है, सो हमें एक साइड को पेंट करके ओपेक बनाना होगा। ओके, सो दिस इज ओपेक सरफेस, bulging part is opaque surface and inward part is reflecting surface, then this type of spherical mirror is called concave mirror। समझ में आ रहा है? मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर, just opposite to concave mirror। if we, ये मान लीजिए ये शीशे का टूटा हुआ हिस्सा, जैसे बताया था, बिल्कुल स्फेरिकल ग्लास का, हॉलो स्फेरिकल ग्लास का कटा हुआ हिस्सा अगर इस तरीके से आए, अब इसको तो हम यहाँ ऐसे ही बनाएंगे। मैंने क्या कहा था, अगर बल्जिंग पार्ट को रिफ्लेक्टिंग कर दिया जाए, इनवर्ट पार्ट को पेंट कर दिया जाए, तो ये कॉन्वेक्स मिरर होगा। ओके, इसको हम यहां से ऐसे ही बना सकते हैं, उल्टा कर दिया समझने के लिए, चलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनवर्ड पार्ट को हमने क्या कर दिया, इनवर्ड पार्ट देखिए कहां पे, ये हिस्सा क्या है, अंदर वाला हिस्सा क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और ये वाला हिस्सा क्या है, सॉरी ये वाला बाहर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग है, अंदर वाला क्या है, इनवर्ट पार्ट पेंटेड है। दिस इज योर पेंटेड और ओपेक सरफेस, एंड दिस इज बल्जिंग पार्ट जो है, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। So this type of mirror, spherical mirror, is called convex mirror. It means we can again read this definition. Convex mirror, a spherical mirror
whose inward surface, inward का मतलब अंदर धंसा हुआ, inward surface is painted or opaque, जिसका inward surface पेंट कर दिया गया हो, opaque बना दिया गया हो, but outward bulging surface, outward bulging यानी उभरा हुआ हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो उभरा हुआ है वो क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, रिफ्लेक्ट कर रहा हो, यानी वहां वो चमक रहा हो, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, स्मूथ सरफेस हो वो, देन दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर. ओके, अंडरस्टैंड? यस. कॉन्केव मिरर का एक और भी नाम है. कॉन्केव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. व्हाई दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग? कन्वर्जिंग का मतलब होता है किसी चीज को एक जगह पे ले जाकर के फोकस कर देना, गिरा देना, कन्वर्ज करना कहते हैं, दबा देना. कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बिकॉज द लाइट रेज विच रिफ्लेक्टेड बाय द कॉन्केव मिरर आर कन्वर्जेस. कन्वर्ज यानी कि जो लाइट रेज आती हैं कॉन्केव मिरर से, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक जगह पे कट कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, यानी वो उनको ले जाकर के एक जगह पे दबा देता है. सो कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. दिखा देते हैं कैसे. लाइट रेज सपोज दैट ऐसे आ रही हैं, इनको ये क्या करता है, रिफ्लेक्शन. ये इंसिडेंट रेज, इसकी रिफ्लेक्टेड रेज ये है और इस इंसिडेंट की रिफ्लेक्टेड ये दबा दिया. बहुत सारी रेज हम लेके जाएं, सबको ये क्या करता है, दबा देता है, मोड़ देता है. सो इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर. ओके, याद रहेगा आप लोगों को. यस. एंड जस्ट अपोजिट ऑफ इट कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग, बिकॉज अपोजिट ऑफ कन्वर्जिंग इज डाइवर्जिंग. कन्वर्ज मतलब कि ऐसा मोड़ना कि अंदर की तरफ दबाना, डाइवर्ज का मतलब ऐसा मोड़ना कि फैलाना. मोड़ना दोनों का काम है, मेरे दोनों लाइट रेज को मोड़ते हैं, बट क्या है, ये रिफ्लेक्शन करना, इनमें जो रिफ्लेक्शन होगा उसमें लाइट रेज फैल जाती हैं. सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग. कैसे देखते हैं, ये लाइट रेज आ रही हैं, इंसिडेंट लाइट रेज, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस, यानी ये डाइवर्ज कर गई, फैल गई. ओके, लाइट रे आई, ये फैल गई, तो फैलाने का काम करता है. सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग मिरर. ओके, फैलाने वाला मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर. और रेस को एक जगह पे बटोरने वाला, बढ़िया नाम याद है, बटोरने वाला, एक जगह पे बटोरने वाला मिरर कौन सा है, लाइट रेस को, कॉन्केव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर. और लाइट रेस को फैलाने वाला रिफ्लेक्शन के बाद वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर. याद रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी विल स्टडी सम कीवर्ड्स अबाउट द कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर. इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो आपको जानने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं. टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स. इनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसमें क्या है, पोल. नाम सुना होगा, पोल, इसे शॉर्ट में पी से लिखा जाता है. व्हाट इज पोल, देखते हैं. कॉन्केव मिरर में बनाता हूं, कॉन्वेक्स ही बना के बताऊंगा आपको. दिस इज योर कॉन्केव मिरर, एंड इन कॉन्केव मिरर
ये कॉन्केव मिरर का जो मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट है मिरर का, यानी कि हम कहते हैं सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर, दिस इज कॉल्ड पोल। इसे क्या कहते हैं? पी या पोल। ओके, सो वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ पोल। ये अक्सर आ जाता है कि व्हाट इज पोल, डिफाइन करो, इनके टर्म्स को डिफाइन करना भी आना चाहिए आपको। व्हाट इज पोल? सो वी राइट पोल is the central point और मिड पॉइंट भी कह सकते हैं ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल में जो कॉन्वेक्स या कॉन्केव दोनों मिरर का ये मिड पॉइंट जो होता है या सेंट्रल पॉइंट जो होता है, इसे हम पोल कहते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा? ये पहली टॉपिक है, इसकी पहला कीवर्ड है। एंड नेक्स्ट फिर आती है बात सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको थोड़ा सा आगे बनाता हूं मैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यू नो व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? ये बताओ, यहां पे जो पोल है, पोल इज द पार्ट ऑफ मिरर, यानी पोल इज दैट पॉइंट विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिरर का जो मिड पॉइंट है वो पोल है कहलाता है, वो मिरर पे ही होता है। बट सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मिरर पे नहीं होता है, मिरर के रिलेटेड बोला जाता है बट ये मिरर पे नहीं होता है। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट पार्ट ऑफ मिरर। अब यह था सेंटर, जिस स्फीयर से इसे काट के बनाया गया है, इसी स्फीयर को हमने पहले काटा था ना, जिस स्फीयर से काट करके इस मिरर को बनाया गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है? यानी जिस स्फीयर से जो गोला लिया था हमने, उसको काट करके जो शेप बनाई, उसको एक मिरर बनाया, एक तरफ पेंट किया, एक तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, उस स्फीयर के, उस मिरर के नहीं जो मिरर बना, उस स्फीयर का सेंटर जो होगा दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात आ रही होगी, भाई वो तो कट गया, अब कैसे पता चलेगा? वी कैन गैस इट। जो स्फीयर है, स्फीयर को बताया जा सकता है ना भाई, ये घुमा करके कैसे शेप बनेगा। सपोज दैट मैं आउटलाइन खींचता हूं, ये स्फीयर इतना लंबा चौड़ा बनता, तो जो उसका सेंटर होगा वो क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिस स्फीयर से इसे काट करके बनाया गया है, उसके सेंटर को, उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। सपोज दैट ये मिरर है, ऐसे ये मिरर है, इसका स्फीयर घूमेगा, गोला इतना बड़ा बनेगा, तो इसका जो सेंटर होगा यहां पे, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, इट इज डिनोटेड बाय C. So we write the definition of center of curvature. Center of curvature is center of those sphere from which mirror was cut, यानी जहां से मिरर को काटा गया था, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल C. सपोज इन द फिगर इट इज C, क्योंकि ये आउटलाइन मैंने खींची, स्फीयर ऐसे बनता,
तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। उसके बाद आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या? तो रेडियस बिल्कुल ऐसे ही जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन दी गई ऐसे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी हुआ। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर, स्फेरिकल मिरर, इज दोज रेडियस फ्रॉम विच, या हम कह सकते हैं द रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच इट वाज कट। यानी कि उस स्फीयर, जिस स्फीयर से ये मिरर काटा गया है, उस मिरर के, तो जिस स्फीयर से इस मिरर को काटा गया है, उस स्फीयर की रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एंड इन द फिगर सी द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर एंड पी, ये जो पोल है उस स्फीयर के ऊपर ही तो आएगा क्योंकि ये मिरर उसी से कटा है। तो अगर मैं सी और पी को मिला दूं तो दिस विल बी योर रेडियस, यही तो रेडियस होगी। सो वी कैन से हियर that CP, the distance between C and P, any center of curvature and pole, is called radius of curvature. Okay? हम क्या लिख सकते हैं इसको? कई तक दो तरीके से बताते हैं, जो बच्चे लिख देते हैं the distance between C and P is called radius of curvature. बट आपको थोड़ा अच्छी डेफिनेशन लिखनी है तो हम लिखेंगे the radius of that sphere from which the mirror was cut. यानी वो रेडियस स्फीयर की, उस स्फीयर की रेडियस जिससे मिरर काटा गया है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है, और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सीपी इन द फिगर। रेडियस those sphere from which mirror was cut is called radius of curvature. In figure हम लिख सकते हैं डिस्टेंस सी एंड पी, डिस्टेंस इन फिगर से कहने से बढ़िया हम लिखते हैं और डिस्टेंस बिटवीन C एंड P इज, चलो यही लिख देते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज डिनोटेड बाय, रेडियस ऑफ कर्वेचर is denoted by कैपिटल R। मोस्टली कैपिटल R होता है, कई लोगों पे स्मॉल r भी लिख दिया जाता है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय R। ओके, उसके बाद एक टर्म आता है नेक्स्ट टर्म, तो मैं आप लोग लिखते भी रहेंगे। वीडियो में एक खासियत होती है कि आप वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं। तो इनको मैं रब कर देता हूँ, आप बाद में से नोट्स कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज तो प्रिंसिपल एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी एक और भी इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल एक्सिस, हिंदी में इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस the line passes through C and P
is called principal axis. The line through center of curvature C and pole P is called principal axis. ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे, क्योंकि पोल पे जो लाइन जा रही है ये इस पे परपेंडिकुलर होती है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, इसी 10th क्लास में आप मैथ में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है कि टेंजेंट्स पे रेडियस, टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट टच करती हुई लाइन, इसको किसी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो उस पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है। सपोज दैट ये पोल है, अगर पोल को मैं, पोल वाले, ये पोल एक पॉइंट ही तो है ये भी, अगर इस पे मैं टेंजेंट लाइन खींचूं, ये टेंजेंट लाइन हुई, क्योंकि ये सेंटर है, सेंटर से हम मिलाए, रेडियस हो गई, तो वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो याद रखना कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो एक ऐसी लाइन, ऐसे भी लिखा जाता है कई बुकों में, जो सेंटर से, जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है पोल के परपेंडिकुलर होती हुई जाती है, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, इसे हटा देते हैं। ये दिस इज योर, ये पोल था, इससे मिलाती हुई ये लाइन आगे जाए, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये पूरी लाइन, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, समझ में आ रही बात? बिल्कुल फ्रीली होकर के पढ़िए, फ्री होकर के, बहुत ही आसान है। इसका मिड पॉइंट पोल था और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर जिस स्क्वायर से काट करके ये मिरर बना था उसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को मिलाने वाली जो लाइन है, कह सकते हैं रेडियस ही थी ये यहां तक, बट यहां तक रेडियस थी, लेकिन ये जो लाइन यहां से जा रही है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, यू कैन डिफाइन इन योर वर्ड्स। कोई जरूरी नहीं है कि आप इनको याद करो, अगर आप समझ जाते हैं यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स, अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। द लाइन पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, एंड नेक्स्ट टर्म, फिफ्थ टर्म देखते हैं क्या बचा है अभी। क्या? एपर्चर। व्हाट इज एपर्चर? एपर्चर कुछ चीजें इंग्लिश में नाम से सजेस्ट हो जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हिंदी में थोड़ा आसान होती है सुनने में। तो मैं नाम इनका बताऊंगा। एपर्चर को हिंदी में द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक। लिखता नहीं हूं, द्वारक। द्वारक मतलब द्वारा अपनी भाषा में। तो जाहिर सी बात है, जितना जगह, जैसे मान लिया कोई दीवार है कट है, जितना जगह खोलोगे उससे द्वारा कहलाएगा ना, द्वारा जिसको कहते हैं, ठीक है, द्वारक। तो ऐसे ही मिरर में जितनी जगह खुली हुई है उसकी लंबाई एपर्चर कहलाएगी, द्वारा कहलाएगी। समझ में आई बात? क्या? जैसे मान लिया ये, चलिए यहाँ पे ऐसे बन गया, या ऐसे ही देख लो यहीं से, ये मिरर है, मिरर का नाम मान लीजिए ये ए है, ये बी है, यहां से यहां तक ये जगह खुली हुई ना, और ऐसे है, तो इतनी जगह खुली हुई सामने, इसे हम क्या कहेंगे? दिस इज एपर्चर। क्या ये? एपर्चर है, यानी ये दूरी क्या है? एपर्चर है। अब जाहिर सी बात है, ये जो कर्व वाला पार्ट है इसे क्या कहते हैं? कर्वेचर कहते हैं। कर्वेचर मतलब घूमा हुआ हिस्सा, ये क्या है? कर्वेचर है। अगर मैंने ये कर्वेचर बनाया तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, दिस इज कॉल्ड एपर्चर, यानी इतना द्वारा खुला, इसी द्वारे को या द्वारक को ही क्या कहते हैं? एपर्चर कहते हैं। अगर हमें द्वारक को क्या करना है? छोटा करना है, ऐसे कर दिया, यानी ये जो कर्वेचर बढ़ा दिया, कर्व वाला हिस्सा बढ़ा दिया, दिस इज कर्वेचर, हिंदी में वक्रता।
वक्रता या कर्वेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो एपर्चर कम होगा। ओके, और अगर हम कर्वेचर घटाएंगे, यानी ऐसे कर दिया, कर्व वाला हिस्सा थोड़ा कम हुआ, ऊपर जाएगा ऐसे, तो एपर्चर बढ़ेगा। तो हमने कर्वेचर कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो अच्छे बच्चे भी जो बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे वो कंफ्यूज हो जाते हैं कर्वेचर और एपर्चर में। तो आप बहुत ध्यान सुनिए, कर्वेचर मतलब ये कर्व वाला पार्ट अगर मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये कम हुआ कर्व, तो ये यहां से यहां के बीच की दूरी जो द्वारक है जिसे मैं कह रहा हूं एपर्चर है, ये बढ़ गया। और अगर मैं ऐसे करूंगा तो कर्वेचर क्या हुआ, बढ़ गया, तो एपर्चर कम हो गया। यानी कर्वेचर बढ़ाने पे एपर्चर घटता है, कर्वेचर घटाने पे एपर्चर बढ़ता है। कर्वेचर और एपर्चर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। सो एपर्चर की डेफिनेशन हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन द एंड पॉइंट्स ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। एंड पॉइंट इसका ए है, ये बी है, उसके बीच की दूरी को एपर्चर कहते हैं। डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। ओके, इन द गिवन फिगर AB इज एपर्चर। AB क्या है, एपर्चर। AB यानी यहां पे नहीं, इधर से, ये कर्वेचर है AB, AP भी कर्वेचर है, ये AB एपर्चर है, ये ठीक है। लाइन सेगमेंट कह सकते हैं। ओके, फिगर ज्यादा बेस्ट होगा, लाइन सेगमेंट AB इज एपर्चर। देखिए साइंस फिजिक्स खास करके कोई भी चीज रटी नहीं जाती, समझी जाती है। आपको समझना है, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से अगर समझ लिया है तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। ओके, खास करके इस चैप्टर में तो कुछ आपको रटना ही नहीं है, सब समझना है। आप बार बार उसको समझ करके अपने से लिखने की कोशिश करोगे, वो चीज याद हो जाएगी।